आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे कक्षा 12 अध्याय 1 जीवों में जनन जो चैप्टर हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे लिविंग ना भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म वर्ड ही लिविंग के लिए यूज किया जाता है। तो जीवों में जनन, तो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा, कह रहा है जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। तो रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो देखिए कह रहा है कि कोई भी जीव अमर नहीं होता, इमॉर्टल नहीं होता, उसकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। संसार में जितने भी जीव हैं उनके एक निश्चित समय अंतराल है कि उतने दिन ही वो जीवित रहेंगे। जीव मरते हैं लेकिन प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। व्यक्ति विशेष संसार से चला जाता है लेकिन उनके बच्चों के रूप में संसार में कोई न कोई चीज जीवित बनी रहती है। तो प्रजनन प्रजाति की निरंतरता सुनिश्चित करता है। तो जो ये रिप्रोडक्शन है ये उस स्पीसीज की कॉन्टिन्यूअस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे मिल रहे हैं उसके प्रोजेनी जो उसके बच्चों के रूप में, तो उसी को सुनिश्चित करने का एक आधार है प्रजनन। यह मृत्यु के रूप में हुई जीव हानि को गौण या सेकेंडरी बना देता है। तो इससे फायदा हमें मिलता है कि कोई जीव मृत हो गया है तो चूंकि उसके बच्चे हैं तो निरंतर वो प्रजाति संसार में चलती रहती है। उसके व्यक्ति विशेष तो मरते हैं लेकिन आगे उसके बच्चे के रूप में वो जीवित संसार में बना रहता है। दूसरे प्रजनन से उत्पन्न हुई विभिन्नताएं जीव को बदले पर्यावरण में सफल जीवन यापन हेतु सक्षम बनने के अवसर देती है। तो प्रजनन से उत्पन्न जो विभिन्नताएं हैं, जाहिर सी बात है कि एक मेल है, नर है और एक मादा है। तो नर का गैमीट और मादा का गैमीट मिल करके जब नई प्रजाति का पुनरुद्भवन होता है या नई प्रजाति संसार में आती है उसके बच्चों के रूप में, तो नर गैमीट जो है उसके क्रोमोसोम मादा गैमीट के क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, जाइगोट बनता है जिसको युग्मनज हिंदी में कहते हैं। उसके बाद उसमें विभाजन होता है जिसको हम भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। उसके बाद आगे की क्रिया द्वारा नई संतान की उत्पत्ति होती है। तो जो नर और मादा गैमीट मिल रहे हैं तो उनमें क्रोमोसोम का आपस में मिलाव होता है। एक व्यक्ति दूसरा है, एक व्यक्ति दूसरा है, दोनों के, एक नर है एक मादा है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों के कुछ लक्षण होंगे। तो जब दोनों के क्रोमोसोम गैमीट के रूप में आधे आधे मिलते हैं तो उनका मिश्रण होता है। जब मिश्रण होता है तो जाहिर सी बात है कि दोनों मिल करके नर और मादा में जो विभिन्नताएं हैं दोनों मिल करके एक नई प्रकार की विभिन्नता पैदा करते हैं। इसीलिए जो बच्चा होता है वो नर और मादा दोनों से कुछ मिलता जुलता होता है। तो वही कह रहा है कि प्रजनन से उत्पन्न हुई विभिन्नताएं जीव को बदले वातावरण में सफल जीवन यापन हेतु सक्षम बनाने के अवसर देती है, अर्थात ये जीवों के विकास में सहायक है। तो जैसे हम मान लीजिए हमारे माता पिता हैं तो उनमें कोई बैक्टीरिया या वायरस का अटैक हो जाए तो नए जो प्रजाति उत्पन्न होगी उसमें दोनों के क्रोमोसोम का मिक्सचर है। तो जाहिर सी बात है कि नई प्रजाति जो बनी नए तरीके के उसमें चेंज आए, वो विभिन्न हो गया पुराने से। तो पुराने में तो आक्रमण करके उसको मार सकता है लेकिन नए में उसी बैक्टीरिया वायरस को नए तरीके से सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न संतानें हैं उनके सर्वाइवल ज्यादा है, मतलब संसार में जीवित रहने की संभावनाएं ज्यादा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जनन की संबंधी विधि कौन सी है और क्यों। तो रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से होता है ये पूछ रहा है। तो जीवों में सामान्य जनन दो प्रकार का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको अलैंगिक जनन कहते हैं
दूसरा सेक्सुअल, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको अलैंगिक जनन कहते हैं, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको लैंगिक जनन कहते हैं। आप देखिए जीवों में जनन के लिए लैंगिक जनन विधि को अच्छा माना जाता है। अब ध्यान दीजिए, अभी जो हमने विभिन्नताएं वाली बात कही इससे आप समझिए, इस विधि में विपरीत लिंग यानी अलग अलग सेक्स वाले दो जनक यानी पेरेंट्स भाग लेते हैं, मतलब एक नर एक मादा। इनमें नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन यानी फ्यूजन होता है, यानी नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। संयुग्मन के पश्चात बने युग्माणु जिसको हम जाइगोट कहते हैं या युग्मनज कहते हैं, से नए जीव का विकास होता है। सब हम पीछे बता चुके हैं। तो युग्मक तथा युग्मनज निर्माण के समय, युग्मक मतलब गैमीट बनने के समय, तथा दोनों गैमीट जब आपस में मिल करके युग्मनज या जाइगोट बनाते हैं तो निर्माण के समय गुण सूत्रों की जीन संरचना में विभिन्नता आ जाने के कारण संतति पूर्ण रूप से अपने जनक के समान नहीं होती है। तो क्योंकि आधे आधे क्रोमोसोम दोनों मम्मी पापा से आ रहे हैं और वो मिल करके नए जीव का निर्माण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के कुछ गुण लक्षण माता के और कुछ पिता के, तो नई संतान होगी तो दोनों का मिक्सचर होगी। इसीलिए माता पिता से मिलती जुलती तो होती हैं संतानें, लेकिन एकदम उन्हीं की तरह नहीं होती हैं। अब आगे देखते हैं, कह रहा है संतति में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं जिसको अंग्रेजी में वेरिएशन कहते हैं, जैव विकास का आधार होती है। इसी से जो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा है, जैव विकास हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नए नए विभिन्नताएं आएंगी तो दुनिया नई नई दिशा में जा रही है। इस विधि में विपरीत ये विभिन्नताएं जीव को बदले पर्यावरण में भी सफल या जीवन यापन के अवसर प्रदान करती हैं तथा संकर ओज प्रदान करती हैं। संकर का मतलब हाइब्रिड, यानी जो नर और मादा मिल करके नए जीव का निर्माण कर रहे हैं, तो नए जीव में दोनों नर और मादा के मिश्रित लक्षण है जिसको हाइब्रिड ओज कहते हैं। ओज प्रदान करते हैं मतलब ये हाइब्रिड संसार में ज़्यादा अच्छे से सरवाइव कर सकता है। अब अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतानों को क्लोन क्यों कहा जाता है? तो इस विधि में केवल समसूत्री विभाजन शामिल होता है, माइटोटिक डिवीजन। तो माइटोटिक डिवीजन होता है। और दूसरी बात क्या होती है, पहले समझ लीजिए कि एक ही जीव से नए जीव का निर्माण होता है और उस जीव में जितने क्रोमोसोम हैं, जाहिर सी बात है कि अगली पीढ़ी वाले जीव में उतने ही क्रोमोसोम रहेंगे, क्योंकि एक से ही निर्माण होता है। तो अगर आधे जाएंगे तो फिर वो दोगुना करके पहले वाले जीव के जितना कैसे हो पाएगा, क्योंकि है तो अकेला और नए जीव को जन्म भी देना है। तो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होकर के नया जीव बनता है। अतः इसके द्वारा उत्पन्न संतति एक दूसरे के समरूप एवं पूर्ण रूप से अपने जनक के समान होती है। ध्यान दीजिए, क्योंकि क्रोमोसोम का विभाजन हुआ ही नहीं और दो जीव आपस में मिले ही नहीं, तो दोनों के लक्षणों का मिक्सचर बन जाए। यहाँ तो एक ही जीव है, उसी से बच्चा पैदा हो रहा है और जितने क्रोमोसोम उस जीव में है, बच्चे में भी उतने ही क्रोमोसोम जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि विभिन्नता नहीं होगी। तो वही कह रहा है कि उत्पन्न संतति एक दूसरे के समरूप एवं पूर्ण रूप से अपने जनक के समान होती है, यानी जैसा उसका बाप होगा वैसा उसका बेटा होगा। तो आकारिकी तथा अनुवांशिकी यानी मार्फोलॉजिकली जैसा हमें आंखों से दिखता है, तथा अनुवांशिक यानी जेनेटिकली जैसा अंदरूनी उसकी संरचना है, रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। तो मार्फोलॉजिकली तथा जेनेटिकली रूप से जो भी जीव समान होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अतः अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है। तो फिक्स हो गया कि अलैंगिक जनन से जो संतानें उत्पन्न होंगी उन्हीं को क्लोन कहा जाएगा। आप देखिए क्या कह रहा है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप सभी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों?
क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो देखिए लैंगिक जनन कैसे होता है पहले समझें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विपरीत लिंग वाले तथा भिन्न आनुवांशिक संगठन वाले जीवों की आवश्यकता होती है। तो जैसे मम्मी और पापा हैं, तो मम्मी के अलग लक्षण हैं, पापा के अलग लक्षण हैं, दोनों से मिल करके बच्चे का जन्म हो रहा है। तो वही कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विपरीत लिंग वाले तथा भिन्न आनुवांशिक संगठन वाले जीवों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनकों के अथवा आपस में ही समरूप यानी आइडेंटिकल नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि दोनों से आधे आधे क्रोमोसोम आते हैं, तो दोनों का आधा आधा लक्षण आता है और मिल करके नया जीव बनता है, तो दोनों के लक्षणों का मिक्सचर तैयार होता है। तो इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यह विभिन्नता युग्मक निर्माण के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर या गुणसूत्रों का पृथक्करण तथा युग्मकों के यादृच्छिक संलयन यानी रैंडम फ्यूजन के कारण उत्पन्न होती है। तो अब देखिए ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा, क्योंकि कक्षा 11 में और आगे जब जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। कुल मिलाकर के मोटी भाषा में बस इतना समझिए कि 23, मान लीजिए अगर हम ह्यूमन की बात करें, आदमी की, तो 46 क्रोमोसोम होता है। मेल हो गया, मान लीजिए ये फीमेल हो गया, नर और मादा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम। अब जब गैमीट बनेगा तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो जाहिर सी बात है कि अर्धसूत्री का मतलब इसके आधे सूत्र आगे जाएंगे। तो कितने जाएंगे? 23। 46 का आधा 23 है। इसमें भी वही होगा, 23 जाएंगे यानी 46 का आधा जाएगा। तो जब आधे जाएंगे तो आधे आधे मिल करके 46 हो जाएंगे। तो अब देखिए ये गैमीट बन गया, 23 क्रोमोसोम है, तो ये हमारा मेल गैमीट बन गया, मेल गैमीट, और ये हमारा फीमेल गैमीट बनाएगा, फीमेल गैमीट, ये बन जाएंगे। अब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब आपस में मिलेंगे तो इसको फ्यूजन कहते हैं, जिसको हिंदी में संलयन कहते हैं। तो ये मिल करके अब 23 23 46 हो जाएंगे। तो 46 क्रोमोसोम देखिए फिर हो गए। तो ये जो संरचना बनेगी इसी को हिंदी में युग्मनज और अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब इसी में डिवीजन होने लगता है, सेल डिवीजन। अब देखो यहाँ पर डिवीजन हो रहा था तो 46 का 23 बन रहा था, तो मियोसिस हो रहा था, अर्धसूत्री विभाजन। अब यहाँ पर डिवीजन होगा तो माइटोसिस होगा, माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन यहाँ पर होगा। तो जब सूत्री विभाजन होगा तो सूत्री विभाजन के द्वारा, सूत्री विभाजन होगा तो जैसे बात 46 है तो 46 ही रहेंगे। तो बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, और बहुत सारी कोशिकाएं, ये एम्ब्रियो कहलाता है, एम्ब्रियो, भ्रूण जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये बन जाता है, इसी से नए जीव का निर्माण हो जाता है, ऑफ स्प्रिंग। तो जितना देखिए मम्मी पापा में थे उतने ही आगे अब फिर होते जा रहे हैं। तो बच्चे में भी 46 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये काम आगे चलता है। तो वही कह रहा है कि हाँ, अब देखिए जो विभिन्नता हुई, तो जब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब कुछ माता के कुछ पिता के जब आपस में आते हैं क्रोमोसोम तो एक दूसरे से क्रॉस मतलब मिलावट होती है। तो मिलावट होती है, तो मिलावट में गुणसूत्रों का पहले पृथक्करण होता है, अलग अलग होते हैं। क्रॉसिंग ओवर में मिलावट होगी, फिर अलग अलग होंगे, फिर रैंडम फ्यूजन होता है, मतलब
कि कौन किससे मिल जाए, संलयित हो जाए, कोई पता नहीं। तो इसलिए जो है विभिन्नता होती है नए जीव में। ये विभिन्नताएं जीव को बदले पर्यावरण में सफल उत्तरजीविता की संभावना प्रदान करती, मतलब अच्छे से जीवन यापन करने की। लैंगिक जनन प्रायः अच्छे अवसर ही प्राप्त कराता है। हानिकारक लक्षण धीरे धीरे समष्टि से विलुप्त हो जाते हैं। समष्टि मतलब इंडिविजुअल से, व्यक्ति विशेष से। लेकिन पर्यावरण की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लक्षणों का चुना जाना, अच्छा होना या न होना पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि अच्छे गुणों वाले ही पैदा हों, बुरे गुणों वाले भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतानों को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। भाई अच्छा हो या बुरा हो, ये प्रकृति पर तो निर्भर करता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि चूंकि लक्षण नए हैं तो उसका अच्छाई में भी कभी भविष्य में नेचर उपयोग कर सकती है, तो कुछ बुराई में भी। लेकिन कुल मिलाकर के क्योंकि चेंज आ जाते हैं, इसलिए बीमारी से लड़ने की क्षमता, मतलब वो अलग प्रकार का हो जाता है, तो प्रकृति का दुष्प्रभाव उसमें पड़ने की संभावना कम होती है। लेकिन इसको हम दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि पहला तो अनुकूलित था जैसा वातावरण में हो रहा है, लेकिन अगले आने वाला अब नए वातावरण को फिर से अनुकूल बनाएगा, तो ये भी चुनौती रहती है। तो अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो संतान बनेगी उसमें क्या स्थिति होती है, और जो हमारा संतति लैंगिक जनन द्वारा बनेगी उसकी क्या स्थिति होती है। तो इसको देखते हैं। तो अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति एक दूसरे अपने जनक के समरूप या आइडेंटिकल होती है। तो देखिए, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति एक दूसरे के और अपने जनक के समरूप या आइडेंटिकल होती है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति एक दूसरे से और अपने जनकों के समरूप नहीं होती। अभी हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि विभिन्नता होती है। तो यही अंतर है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति आकार की तथा आनुवंशिकी रूप से एक दूसरे के समरूप या क्लोन होती है, पीछे पढ़ चुके हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकार की तथा आनुवंशिकी यानी मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली रूप से एक दूसरे के समरूप नहीं होती। इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इनमें अंतर होता है। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? तो कायिक जनन, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसको टिपिकल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों माना गया है? तो इसको ध्यान से अभी पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अलैंगिक एवं लैंगिक यानी एसेक्सुअल एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर समझेंगे। तो अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। एक अकेला जीव ही, एसेक्सुअल का मतलब ही अलैंगिक यानी दो लिंगों की जरूरत है ही नहीं, दो नर और मादा की जरूरत है ही नहीं। सेक्सुअल में प्रायः दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। जनक इकाई कलिका यानी बड, शरीर खंड यानी बॉडी सेगमेंट या बीजांड जिसको स्पोर कहते हैं, कोनिडिया या जेम्यूल आदि होती हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड से भी हो सकता है यानी कलिका से, या कोई शरीर का भाग टूट जाए यानी बॉडी सेगमेंट से भी बन सकता है, या बीजाणु स्पोर से भी बन सकता है, या कोनिडिया से बन सकता है, जेम्यूल आदि से बन सकता है। सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और इसमें क्या होता है कि जनक इकाई गैमीट होते हैं या युग्मक होते हैं जो बनते हैं। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, युग्मक जनन की प्रक्रिया नहीं होती है, गैमिटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होती, यानी इसमें युग्मक बनाने की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए गैमिटोजेनेसिस यानी गैमीट के बनने वाली प्रक्रिया या बनाने वाली प्रक्रिया नहीं होती। इसमें देखिए क्या है कि युग्मक जनन द्वारा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। अब आगे देखिए क्या है कि जनक इकाइयों का संयुग्मन या संलयन नहीं होता है।
कुल मिलाकर के जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जन्म में होता है उसी को यहाँ उलट के लिख देना है कि वो नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि गैमीट बन करके आपस में मिल के जो जाइगोट या यूग्मनज बनाते हैं तो वो प्रक्रिया यहाँ नहीं होगी, यानी गैमीट का मिलना नहीं होगा। मिलने को सिनगैमी कहते हैं, तो गैमीट का मिलन नहीं होगा। जनक इकाइयों का संनयन यहाँ पर होगा। जनक असूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा होता है जनन। तो यहाँ पर क्या है कि समसूत्री विभाजन होता है, यानी 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही आगे चले जाएंगे। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। हमने आपको बताया जब गैमीट बनेंगे माता पिता से तो क्रोमोसोम की संख्या आधी आती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन जब ये गैमीट आपस में मिल जाते हैं तो फिर 23-23 46 हो गए। हम आदमी का एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, फिर 46 हो गए। अब 46 में कोशिका विभाजन फिर होगा, लेकिन ये समसूत्री होगा और इससे जाइगोट से भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनेगा। तो इसलिए अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होता है। संतति आकार की तथा आनुवांशिक रूप से एक दूसरे के समरूप होती है। जैसी बात इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो समान सूत्र बच्चों में जाते हैं, इसलिए समान दिखेगा भी एकदम। माता पिता यानी अपने संतति अपने मतलब जो माता पिता पेरेंट होगा उसके समरूप होगा। संतति आकार की तथा आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से तथा जनकों से भिन्न होते हैं। तो संतति यानी बच्चे जो होंगे, ऑफ स्प्रिंग जो होंगे, वो खुद ही आपस में भिन्न होंगे और अपने माता पिता से भी भिन्न होंगे। आनुवांशिक विभिन्नताओं के अभाव में अलैंगिक जनन जैव विकास में सहायक नहीं होता। तो आनुवांशिक विभिन्नताओं के अभाव में अलैंगिक जनन जैव विकास में सहायक नहीं होता। अब जाहिर सी बात है कि जैसा पेरेंट है वैसा ही बच्चा है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसा पेरेंट है वैसा बच्चा, जैसा पेरेंट वैसे बच्चा, ये चला जाएगा, कभी विकास वाली बात नहीं होगी। इसमें क्या होता है कि चूंकि विभिन्नताएं होती हैं तो नए नए तरीके के क्षेत्र जीवों को पता चलते हैं और नए नए तरीके से उनका विकास होता है। आप देखिए नीचे आपको बता रहा है कि कायिक जनन में पौधे का कोई कायिक भाग यानी वेजिटेटिव पार्ट पौधे से पृथक होकर संतति पादप का निर्माण करता है। जैसे गुलाब की टहनी हम लोग मिट्टी में गाड़ देते हैं तो नया गुलाब का पेड़ तैयार हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो टहनी है वो गुलाब का पेड़ में जितने क्रोमोसोम होंगे टहनी में भी उतने क्रोमोसोम होंगे, डाल में भी उतने क्रोमोसोम होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जैसा गुलाब का पौधा होगा वो डाल से जो पौधा तैयार होगा सेम वैसा ही होगा। तो वही कह रहा है कि इन संरचनाओं को कायिक प्रवर्धन या प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। इस संरचना के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते। डाल तोड़ के गाड़ दिए तो एक ही पेड़ तो है, दो पेड़ होंगे तो लिए नहीं। साथ ही कायिक जनन से बनी संतति आकार की तथा आनुवांशिक गुणों में अपने जनकों के समान या क्लोन होती है तथा इसमें युग्मक निर्माण या युग्मक संलयन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि डाल तोड़ के गाड़ी गई है तो जैसा गुलाब का पेड़ रहा होगा वैसे डाल से पेड़ उत्पन्न होगा। इसमें ना तो गैमीट बन रहे हैं युग्मक और ना ही उनका संलयन यानी मिलन हो रहा है और ना ही युग्मनज यानी जैगोट बन रहा है। तो विभिन्नता कैसे आएगी? तो इसीलिए ये भी एक तरह से क्लोन होते हैं यानी अपने माता पिता या जनक के समान होते हैं तथा इसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन नहीं होता अतः कायिक जनन लैंगिक जनन ही माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही माना जाता है। यहाँ जनक का मतलब माता पिता कहना उतना उचित नहीं है क्योंकि माता पिता में फिर दो हो जाएंगे। जनक का मतलब कि उसको जीवन देने वाला, वो अकेला भी हो सकता है, दो भी होंगे। दो होंगे तो माता पिता कह देते हैं और अकेला है तो एक तरह से जनक पेरेंट। अब देखिए आगे देखते हैं कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो क्या है एग्जाम्पल द्वारा बताना है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन या कायिक प्रवर्धन यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक
टाइप है। इसमें संतति निर्माण पौधे के कायिक भागों या वर्धी भागों से होता है, अतः यह कायिक जनन कहलाता है। तो कोई भी भाग टूट करके अलग हो जाए तो उसी से नया पौधा तैयार हो जाता है। तो जो भाग टूटेगा उसी को वर्धी भाग या कायिक भाग कहते हैं, अंग्रेजी में वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन प्रवर्धन पौधों की जड़, स्तंभ अथवा पत्तियों से हो सकता है। तो प्राकृतिक कायिक जनन प्रवर्धन पौधों की जड़, स्तंभ अथवा पत्तियों से हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि पौधे की जड़ हो सकती है, या तना हो सकता है, या पत्ती, मतलब कोई भी भाग हो सकता है। आलू के स्वस्थ कंद यानी ट्यूबर में उपस्थित छोटे छोटे गड्ढों से कलिकाएं निकलती हैं। देखिए आलू है, इसमें छोटे छोटे गड्ढे होंगे, घर में रहती है। जब बरसात का सीजन आए तो आलू उगाती है अपने घर में, देख सकते हैं आप लोग। तो यहीं से तो छोटे छोटे जर्मिनेटिंग आई बड, इनको उगने वाली आंखें कहा जाता है। जब तक ना जर्मिनेट करें, ना उगे, तब तक आंख कहा जाता है आई। आलू को बोने पर अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे बनाती है। अपस्थानिक का मतलब एडवेंटिशियस। तो एडवेंटिशियस जो कली होंगी वही जो है नए पौधे को बनाती है। अदरक का भूमिगत तना प्रकंद या राइजोम कहलाता है। जो अदरक होती है हमारी, तो उसके भूमि में जो ये तना पाया जाता है, तो इसको राइजोम हम लोग कहते हैं। ध्यान दीजिए, आलू वाले को ट्यूबर कहते हैं, और ये जो अदरक है इसको जो है कंद कहते हैं। आलू के स्वस्थ कंद और अदरक जो है हमारा क्या है, राइजोम या प्रकंद है। तो आलू कंद है और अदरक या हमारा राइजोम या प्रकंद है। तो प्रकंद की पर्वसंधियों पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे को जन्म देती है। तो जो निकल रही है या उग रही है कली, यही या इसमें जो देखिए एडवेंटिशियस रूट है, ये जड़ें, और ये कली है इसमें, और ये नोड है। नोड का मतलब दो, जैसे गन्ना है तो दो पोरों को मिलाने वाली गांठ को नोड कहेंगे, और जो लंबाई में है, दो गांठों के बीच जो लंबी है हमारा गन्ना जो लंबा है, उसको नोड, इंटर नोड कहते हैं। तो इसको ध्यान देना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे कह रहा है कि व्याख्या करें किशोर चरण, प्रजनक चरण तथा जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। तो देखिए कोई भी जीव हो तो उसमें तीन अवस्थाएं होती है। पहले वो बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। तो जब बच्चा रहता है उसे किशोर चरण कहते हैं, जुवेनाइल फेज, और जब जवान होता है उसी समय वो जनन या रिप्रोडक्शन करता है, तो इसी को प्रजनक चरण या रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। और जब बूढ़ा हो जाता है तो उसी को जीर्णता चरण या जीर्णावस्था कहते हैं, और अंग्रेजी में सेनेसेंट फेज कहते हैं। तो इस सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए जुवेनाइल फेज या किशोरावस्था, जब बच्चा होता है कोई जीव, तो सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित वर्धी अवस्था से गुजरते हैं। वर्धी का मतलब जो बढ़ने वाली अवस्था है, बच्चे बढ़ते हैं ना, उनकी लंबाई बढ़ती। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन करते हैं जब जवान होते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण या अवस्था तथा पौधों में कायिक अवस्था या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। तो जाहिर सी बात है कि वेजिटेटिव फेज, इस अवस्था को प्राणियों में, जो हमारे एनिमल हैं उनमें किशोरावस्था कहते हैं, और प्लांट में इसी को वेजिटेटिव फेज या कायिक अवस्था कहते हैं। जिसको ध्यान देना। तो इस अवधि, इसकी अवधि अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य 80 से 100 साल जीता है, अन्य जीव और कम जी सकता है, या तोता जैसे बोलते हैं 150 साल जीता है। तो ऐसे जो है हर एक जीव में अलग अलग हो सकता है। अब प्रजनक चरण या रिप्रोडक्टिव फेज, जब कोई जीव जनन करता है तो किशोरावस्था अथवा कायिक अवस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण अथवा जनक प्रावस्था प्रारंभ होती है। जब बचपन खत्म हो जाता है किशोरावस्था, तो जवानी आती है। जवानी में चूंकि जीव जनन करता है, इसलिए प्रजनक चरण कहते हैं। किशोरावस्था अथवा कायिक अवस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण अथवा जनन अवस्था का प्रारंभ होता है।
पौधों में इस अवस्था में पुष्पन यानी फ्लावरिंग होता है। अगर पौधों की बात की जाए तो इसी प्रजनक अवस्था या जवानी में कहें फूल बनते हैं। मनुष्य में यौनावस्था यानी प्यूबर्टी से इसका आरंभ होता है। आदमी में क्या होता है कि प्यूबर्टी से इसका आरंभ होता है, जिसे कहते हैं यौन अवस्था आ गई, जिसमें अनेक शारीरिक एवं आकारिक परिवर्तन आ जाते हैं। शारीरिक परिवर्तन और आकारिक परिवर्तन होते हैं। जैसे आदमी में क्या होता है, नर में दाढ़ी मूछ निकलने लगती है, और मादा में क्या होता है, उसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म चलने लगता है। तो ये सब परिवर्तन आते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। इस अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है, अर्थात किशोर चरण व जीर्णावस्था के बीच की अवस्था ही प्रजनन अवस्था होती है। तो किशोर अवस्था तथा जीर्णावस्था के बीच की अवस्था ही प्रजनन अवस्था होती है या सेक्सुअल स्टेज होती है। स्तनियों में मध चक्र या ऋतु चक्र के प्रारंभ से मीनोपॉज तक प्रजनन चरण कहलाता है। तो जो स्तनी है यानी मैमेलियंस हैं, जिनमें स्तन पाए जाते हैं, जैसे बकरी हो गई, मनुष्य, महिला हो गई, इन सब में जिनमें स्तन पाया जाता है वो जीव, उनमें मध चक्र या ऋतु चक्र चलता है। स्ट्रेस साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं वो चलता है। मध चक्र, स्ट्रेस साइकिल तथा ऋतु चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं, मासिक धर्म चक्र। ये कब चलता है, 13 साल की अवस्था से। मनुष्य की बात कर रहे हैं तो लड़कियों में 13 साल की अवस्था से लगभग मासिक धर्म शुरू होता है और 45-46 साल की अवस्था तक चलता है। किसी किसी में तो 50 हो जाता है। तो क्या होता है कि जब शुरुआत होती है और जब बंद होता है, इस बीज की अवधि को मीनोपॉज बोलते हैं। नहीं, बीज की जब शुरुआत होती है तो कहेंगे मासिक धर्म चक्र शुरू हुआ, जब बंद होता है 45 से 50 साल की उम्र में तो उसको मीनोपॉज कहते हैं। तो ये बीच का जो समय है इसी को प्रजनक चरण कहते हैं। इसी में बच्चे पैदा होते हैं, तो इसे प्रजनक चरण या रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। अब आ जाता है जीर्णाचरण या जीर्णावस्था, सेनेसेंट फेज, जब बूढ़ा होता है कोई जीव। तो यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनक आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीर्णावस्था या बुढ़ापा कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है। इस चरण में प्रजनक क्षमता के साथ साथ उपापचय क्रियाएं मंद होने लगती हैं, ऊतकों का क्षय होने लगता है, मतलब सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगता है और चीजें नष्ट होने लगती हैं शरीर की। शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। देखिए लिखा है ना, इसको वृद्धावस्था भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।